मजाक की बात ये है, हम तो पढ़ रहे हैं कोल्ड वॉर। जब मुझे एक बात बताओ, आप मैं दो चार लोग और एक ही ग्रुप का पार्ट है, ठीक है, मान लो एक ही ग्रुप का पार्ट है, ये आप हो मैं हूं और कोई लोग हैं हमारे साथ, दो चार लोग हैं, ठीक है। जब हमारा ग्रुप जीत ही गया, तो आपके और मेरे बीच में क्या भिड़प है? हमारा ग्रुप, हम यही चाह रहे थे ना जीत जाए, हमारे बीच में क्या भिड़प है? और जानते हो कोल्ड वॉर किसे कहा जाता है? देखो कोल्ड वॉर कहा जाता है कशिश, राइवलरी, दुश्मनी, राइवलरी बिटवीन, नॉर्मल भाषा में भी समझ जाओ, बिटवीन यूएस, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर मैं बुकिश वाली दे दूंगा, समझा दूंगा। यूएसए और यूएसएसआर की राइवलरी को कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये क्या बात हुई है? यूएसए और यूएसएसआर ये तो एक ग्रुप में दिख रहे हैं हमें, यूएसए, यूएसएसआर और यूएसए। मैं अभी के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी हमने खत्म कर ली, तो अभी के लिए मैं ना इसको हटा दे रहा हूँ, इनको। मैं मेन बात अब ना कोल्ड वॉर में एंटर करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हटा रहा हूँ, हटाओ ये एलिड वेलिड सब कुछ। अब मेन बात इसकी करते हैं। ये कैसे, ये क्या फंडा हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, स्टोरी याद है आपको, है ना? इसको यूएसएसआर को ना दगाबाजी फील हुई थी, चीटेड। इसको ऐसा लगा था कि मुझे चीट करा गया। किस बात के लिए चीट करा गया है आप जानते हो? जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो यूएसए है, उसने जो ये दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए हिरोशिमा और नागासाकी में फाड़ने के लिए, जिनका नाम था लिटिल बॉय और फैट डैम, कोड नेम था उनका, उनको जापान के ऊपर गिराने से पहले, जापान के ऊपर गिराने से पहले ऐसा बोला जाता है, यूएसएसआर का, यूएसएसआर इसलिए चिढ़ गया था, ऐसा बोला जाता है कि अमेरिका ने उसे बताया ही नहीं। जब तुम एक ही ग्रुप का पार्ट थे, ग्रुप कौन सा है इनका? एलीट पावर। एलीट पावर के अंदर भाई ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएसएसआर है, ठीक है, यूएसए भी आ गया अब तो। यूएसए भी आ गया था ना पर्ल हार्बर के अटैक के बाद। तो यूएसएसआर को ये पता लगा बाद में कि फ्रांस को पता था कि जापान के ऊपर बॉम्ब गिराने वाला यूएसए, यूएसए, यूएसए को खुद भी पता था, ऑब्वियस सी बात है, वो तो गिराने ही वाला है। ब्रिटेन को भी पता था, लेकिन कमीनो, तुमने मुझे धोखे में रखा, तुमने मुझे नहीं बताया इस रणनीति के बारे में, मुझे तुमने हाइड में रखा, साइड में रखा, हाइड करी मुझसे वाली बात। इसलिए यहां पर इन दोनों के बीच में एक राइवलरी स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते ये इंटेंस राइवलरी में बदल गई। इंटेंस का मतलब जैसे क्या होता है कि आपके और मेरे बीच में दुश्मनी है, अब वो घनी दुश्मनी में बदल गई। लेकिन यहां पर एक बात बताऊंगा कशिश, कि जब राइवलरी बदल गई तो सामने लड़ने क्यों नहीं आ रहे? लड़ने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि कोई इवेंट तो होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं तुमने मुझे नहीं बताया, आप मुझसे कह रहे हो कि तुमने मुझे नहीं बताई ये वाली बात, मैं कह रहा हूं क्या कहते हैं यार मैंने बताई है। तो आप अब डायरेक्टली प्रवोक हो नहीं पा रहे ना मेरी किसी बात से, आप किस बात पे लड़ोगे बताओ मुझसे? हमारा ग्रुप जीत गया, सब कुछ जीत गया है। इसने जाकर फ्रांस को बोला यार देखो यार उसने मुझे नहीं बताया, फ्रांस ने कहा भाई, इसने ब्रिटेन को जाकर बोला, इन दोनों ने कहा यार भाई जीत गए हमारा ग्रुप है यार, बताया होगा तुम्हें याद नहीं होगा। मतलब मैं एक नॉर्मल तरीका, कहने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, इंटरनेशनल पावर से ऐसे तो बातें करते नहीं है। एक कहने का तरीका समझो, मतलब क्लास के अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये यूएसएसआर गया पहले फ्रांस के बाद कि यार भाई तुम्हें पता था कि यार बॉम्ब गिरने वाला है? उसने कहा भाई मुझे पता था। क्या था भाई? उसने मुझे नहीं बताया यार। यूएसएसआर कह रहा है फ्रांस से, फ्रांस कह रहा है भाई क्या हो गया यार, हमारा ग्रुप जीत गया ना, शांति रखो यार, क्यों आपस में भिड़ रहे हो? फिर ये गया ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन से इसने बोला यार तुम्हें पता था यार वो यूएसए बॉम्ब गिराने वाला उसके ऊपर? उसने कहा हाँ मुझे पता था। कहता यार मेरे को तो नहीं पता यार उसने यार। ब्रिटेन कहता है कोई बात नहीं यार, हम लोग यार के ग्रुप के पार्ट है, क्या हो गया? लेकिन यूएसएसआर ना चिड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा इस बात से। और भी फैक्टर्स थे लेकिन वो हमें जानने नहीं, हम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे शॉर्ट में, क्योंकि हमें बस कोल्ड वॉर का कंटेक्स्ट डेवलप करना था, वो हमारा हो गया। यूएसएसआर ना मतलब खफा था कुल मिलाकर, मतलब नाराज था यूएसए से, ठीक है। तो क्या हुआ? पॉइंट ये हुआ कि दोनों के बीच में इंटेंस राइवलरी डेवलप होना स्टार्ट हो गई। लेकिन मजाक की बात यह है कशिश, कि सामने कभी एक दूसरे के आएंगे ही नहीं।
आमना सामना नहीं करेंगे कभी कि भैया फेस टू फेस लड़ रहे एक दूसरे से। फेस टू फेस लड़ रहे एक दूसरे से कब होता है, मतलब अगर मैं एक टर्म यूज करूं वॉर, प्रॉपर तरीके से वॉर हो, वेपन्स, आर्म्स, आर्सेनल, फ्लाइट, मिसाइल, जेट्स, रॉकेट, ये सब भिड़ रहे हैं आपस में दोनों कंट्रीज के, ये नहीं हुआ कभी भी। ये हुआ ही नहीं दोनों के बीच में। ये दोनों बस कदम ऐसे उठाते थे कि सामने वाला वीक लगे, दूसरा पावर स्ट्रॉन्ग लगे। हुआ क्या, ब्रिटेन धीरे धीरे करके इसकी पावर डिक्लाइन होना शुरू हो गई। कैसे डिक्लाइन होना शुरू हो गई, मैंने क्या बताया आपको, अगर आपसे मैं पूछूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ कशिश, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? हाँ, तो कौन से दिन हटी थी, कौन सा इवेंट था वो? वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में देखो 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर फाइनली बॉम्ब गिरा ना, तो इस दिन आप मान लो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, क्योंकि जब जापान तबाह हो गया, वो सरेंडर करने को एक्चुअली तैयार नहीं था, इस वजह से मतलब यूएसए ही कहता है कि वो सरेंडर करने को तैयार नहीं था, इसलिए हमने बॉम्ब गिराया। लेकिन कुल मिलाकर आप छोड़ो कौन तैयार था कौन नहीं था, इस डिबेट में मत पड़ो। 9 अगस्त 1945 को ये वॉर खत्म हो गई। मैं आपको एक बार टाइमलाइन भी दे देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, आपको काम आ जाएगा ये बाद में कभी भी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है कशिश 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलती है 1939 से लेकर 1945 तक। और 45 में कौन सी डेट, देखो मैंने आपको आज प्रिसाइज डेट दे दी जिसको 99% ट्वेल्थ का कोई स्टूडेंट जानता ही नहीं है। 9 अगस्त 1947, 9 अगस्त 1945, क्योंकि किसी की भी टीचर इतना डिटेल बैकग्राउंड डिस्कस नहीं करती है। हमें ये ज़रूरी था क्योंकि अब आपके लिए बुक इंटरेस्टिंग बनने का एक सेट क्राइटेरिया तय कर देगी, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको बातें क्लियर हो गई होगी। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था ब्रिटेन की पावर ना डिक्लाइन होना शुरू हो गई। ये पूरे ग्रुप की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की पावर डिक्लाइन होने, फ्रांस को तो फ्रांस की पावर वैसे भी मतलब वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड वैसे भी नहीं था, इनके कहने पर आ गया था, फ्रांस छोड़कर चला गया कि मतलब हाँ मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं अब अपने इंटरनल इशूज़ पर फोकस करूंगा। ब्रिटेन मैंने आपको बताया वर्ल्ड का लीडर था, वर्ल्ड का लीडर था, तो ब्रिटेन तो नहीं भिड़ा। जब इनकी इनकी भिड़प चल रही है तो अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश इसलिए क्यों नहीं करी, इसने क्यों नहीं करी, क्योंकि आप याद करो कशिश, एशिया और अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया था, याद है? आजादी मिलने लगी थी यहां के कॉन्टिनेंट्स की कंट्री को, डी कॉलोनाइजेशन। तो भाई इतनी सारी कॉलोनीज को संभालना है, कोई कॉलोनीज आजादी की लड़ाई कर रही है। इंडिया में ही देख लो, इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट कितनी हावी थी, अफ्रीका में वॉइस बहुत स्ट्रांग थी। तो ब्रिटेन मतलब कुल मिलाकर अपनी कॉलोनीज के इशू में वगैरह फंसा हुआ था। तो अब इस पिक्चर से अगर मैं ये भी कर दूं, मैं फ्रांस को भी हटा देता हूं, फ्रांस गया, ब्रिटेन भी गया, ठीक है। अब कुल मिलाकर बात यहां पर नहीं आ गई घूम फिर के, अगर आप मुझे बताओ तो यूएसए और यूएसएसआर के ऊपर आ गई ना पूरी बात घूम फिर कर, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटेंस राइवलरी दिखा रहे हैं। इसका मतलब मैंने जो आपको बात अभी क्लियर करवाई ना, एक मिनट मैं ये सब कुछ हटा देता हूं। मैंने जो आपको बात क्लियर करवाई ना अभी, कौन सी बात, कि अब वर्ल्ड में यूएसए बचा है और यूएसएसआर बचा है। दोस्त तो नहीं है एक दूसरे को, दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है ना, झुकाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को, ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टर्म भी हमने अंग्रेजी की जान ली कि दोनों के बीच में इंटेंस राइवलरी है, घनी दुश्मनी है। तो ये दोनों, फ्रांस दिख रहा है इस पिक्चर के अंदर, फ्रांस का कोई रोल है, ब्रिटेन का कोई रोल है, एक्सिस पावर के इतने महारथी जर्मनी, जापान, इटली, इनका कोई रोल है? अब मतलब ये 9 अगस्त 1945 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, है कोई रोल? नहीं ना। ब्रिटेन अपने आजादी देने में और कॉलोनीज को संभालने में बिजी है, फ्रांस ने कहा भाई मुझे नहीं बनना वर्ल्ड पावर वगैरह, एक्सेस पावर की तो हस्ती ही मिट गई। ये एक ग्रुप का पार्ट नहीं हुआ करते थे, अभी हमने देखा सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर दोनों हुआ करते थे ना।
लेकिन क्योंकि इनके बीच में अब कशिश इंटेंस राइवलरी है, इसलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर ऑफ कोल्ड वॉर बाय यूजिंग द टर्म these two became the two सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी एक खाली रजिस्टर या जो भी आपने बनाया वो आप ये लिख लो, नेम द टू सुपर पावर्स ऑफ कोल्ड वॉर। लिख लो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये सीबीएसई का इस साल का पहला क्वेश्चन, नेम द टू सुपर पावर्स ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी की पहली लाइन का पहला पेज का ये है, नेम द टू सुपर पावर्स इन कोल्ड वॉर। नेम द टू सुपर पावर्स इन कोल्ड वॉर। आंसर क्या है इसका? यूएसए और यूएसएसआर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म है ना, बहुत कम जगह आपको एनसीईआरटी में मिलेगी और बच्चा इतना फोकस करता भी नहीं है। मैं तो कुछ नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि भाई मैं ये मानता हूं कि जब नंबर आ सकते हैं 100 तो ले लेने चाहिए थोड़ी सी मेहनत करके। इसकी फुल फॉर्म आप एक बार के लिए देख लो, लिख लो अभी से, क्योंकि सेकंड चैप्टर में आपको काम आई जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं इनिशियल टर्म्स को, यू से यूनियन, पहले वाले एस से सोवियत, दूसरे वाले एस से सोशलिस्ट और आर से रिपब्लिक। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो अगर आप इसको देख लो ऐसे, यू एस एस आर, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। डन। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हम लोग नॉर्मल कंट्री को ना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली ऐसे बोलते हैं। ये ये यूएसएसआर क्या होता है, ये कंट्री, ये इसका नाम ये कैसे है? देखो, सेकंड चैप्टर की बात है वैसे ही, लेकिन यहां पर मैं आपको एक अपना होल्ड करके रखना बस सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को, 60 सेकंड्स लूंगा इसको बताने में। देखो, यूनियन का मतलब ये ग्रुप है, कितने कितने कंट्रीज का ग्रुप है। देखो, यूएसएसआर कोई प्रॉपर कंट्री थी, लेकिन कंट्री के अंदर कंट्रीज थी बड़ी सारी, जो कि बाद में आजाद हो जाएंगी। इसके अंदर कशिश याद रखना, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 कंट्रीज का ये ग्रुप था। सोवियत का मतलब क्या है? नाम था इसका सोवियत, इसलिए इसको कभी कभार ना दूसरा नाम भी बोलते हैं, ये नाम लिख लो। यूएसएसआर का दूसरा नाम कभी कभार था सोवियत यूनियन। यूनियन मतलब अगेन ये 15 कंट्रीज की बात हो रही है। दो बातें समझ में आई इसके फुल फॉर्म के बारे में? पहले हाँ या ना बताओ, या फिर से समझाऊं, बता दो। आ गई। सोशलिस्ट का मतलब यहां पर ये है कि जैसे हम लोग बोलते नहीं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म, है ना, मार्क्सिज्म, आइडियोलॉजी कौन सी फॉलो करता है, दिस मीन्स सोशलिस्ट इसकी आइडियोलॉजी थी। और रिपब्लिक का मतलब तो आप जानते ही हो, इंडिया एक रिपब्लिक है ना। इसका मतलब यहां का जो हेड था वो इलेक्शंस के थ्रू आता था। कंट्री का हेड जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट मतलब वैसे तो प्रेसिडेंट होता है, कंट्री का हेड जो था वो इलेक्शंस के थ्रू आता था। ये इसका मतलब है। कई लोग इसको जानते ही नहीं है कि अनफोल्ड कैसे कैसे करा जाए इसके मतलब को। ना टीचर इतना बताती है, ना कोई जानता है। ठीक है, तो मैंने आपको यूएसएसआर का फुल फॉर्म ना मतलब ये कर दिया, अनलॉक कर दिया। ये वाली इंफॉर्मेशन कशिश, ये वाली, एक मिनट रुकना, ये वाली इतनी इंफॉर्मेशन को बस आप होल्ड करके रखना सेकंड चैप्टर तक। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना कोल्ड वॉर, सेकंड चैप्टर का नाम है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जब ये टूटेगा ना सेकंड चैप्टर के अंदर हमारे, डिसइंटीग्रेशन, टूटना, बिखरना, फैल जाना, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की तरह गिर जाना, रोम रोम में बट जाना, कट जाना, डिसइंटीग्रेशन जब हम देखेंगे ना यूएसएसआर का, तब आपको ये इंफॉर्मेशन काम आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी इसके अंदर। ये सेकंड चैप्टर का भी बेस मैंने आपको पहले सेट करवा दिया। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इस पर एक बारी वापस आ जाते हैं। जो बात जहां करनी होगी हम वहीं करेंगे, एकदम से नहीं एक्साइटेड होकर सब कुछ चीज़ें एक जगह नहीं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये दो बनकर आई सुपर पावर्स, और आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा आई थिंक, मैंने जो आपको बताया कि नेम द टू सुपर पावर्स इन द कोल्ड वॉर, तो उसका आंसर है यूएसए और यूएसएसआर, दो सुपर पावर्स थी, दो सुपर पावर्स। ठीक है, अब इनके लिए बड़ी सारी टर्म्स यूज होती है कशिश। आप या तो इन दोनों को
सुपर पावर्स कह लो, पावर ब्लॉक्स कह लो, ठीक है। उस टाइम के 2 वर्ल्ड लीडर्स कह लो, ठीक है। या राइवल्स ऑफ कोल्ड वॉर कह लो। ये बस इसके आगे सबके आगे 2 लगा देना। 2 सुपर पावर्स, 2 पावर ब्लॉक्स, 2 वर्ल्ड लीडर्स, 2 राइवल्स ऑफ कोल्ड वॉर। बात समझ में आई? थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मतलब बोरिंग, बोर तो नहीं हो रही हो? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यार इंटरेस्टिंग बना सकूँ यार, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग जो भी हो रही है ना, मतलब आपको मिल जाएगी ताकि आप रिवाइज कर सको टाइम टू टाइम। कुछ उसके बाद भी कुछ दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन जैसे मतलब मान लो आप साथ साथ नोट्स लिख रहे हो, आपको याद आया यार उन्होंने कुछ उस टाइम पे बताया था यार, तो आपके ये काम आ जाएंगी, आपको ये पड़ी रहेंगी। मैं आपको ये टेलीग्राम पे एक लिंक बनाकर मैं दे दूंगा आपको सारी रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब और क्या बताना था मुझे? नहीं, हमने सारी स्टोरीज की कवर कर ली है। अब हम लोग चलते हैं इस पे, कोल्ड वॉर के चैप्टर पे। अब आप रिलैक्स हो जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर के अंदर। कह रहा है ये चैप्टर जो है ना, एक तरीके से आपको पूरा बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा, पूरा का पूरा, कि कैसे इंटेंस राइवलरी, कैसे इंटेंस राइवलरी जो है वो आपको देखने को मिलती है 2 पावर बॉक्स के अंदर, ठीक है। जो कोल्ड वॉर खत्म होता है, जब कोल्ड वॉर खत्म होगा, हम देखेंगे कोल्ड वॉर कब खत्म होगा, ये जो बोल रहे हैं ना, देखो कशिश, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। आपके पास अभी ये बुक तो नहीं होगी आई थिंक, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप पीडीएफ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप 1-2 दिन के अंदर बुक अरेंज कर लेना। तो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर एंड कब होता है इसकी एक बड़ी डेट लिख लो बगल में, 1991। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर कब खत्म होगा, 1991 में खत्म होता है। कोल्ड वॉर के खत्म होने को ऐसा देखा जाता है कि यहीं से कंटेम्प्ररी एरा जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर स्टार्ट हुआ। कंटेम्प्ररी एरा मतलब समझ रहे हो, आज का टाइम, प्रेजेंट मूवमेंट को बोला जाता है कंटेम्प्ररी एरा। मैं वर्ड टू वर्ड सब कुछ रीड करवाऊंगा, डोंट वरी। और कहीं कभी भी दिक्कत आएगी आपको तो आप उस वर्ड को, उस लाइन को दोबारा देख सकते हो रिकॉर्डिंग से, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये इस बुक का सब्जेक्ट मैटर है। और हमें यहाँ पर डिस्कशन करनी है अपनी स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ द कोल्ड वॉर। और स्टोरी ऑफ द कोल्ड वॉर देखो, वो तो बताई गई नहीं इस बुक के अंदर कि कोल्ड वॉर की कहानी क्या है। देखो कुछ वो बता रहा है क्या अगले पेज के अंदर, देखो उसने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं बताया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ था, इन दोनों की भिड़प कैसे हुई, दुश्मनी कैसे हुई। यहाँ पर हम लोग डोमिनेंस देखेंगे कशिश 2 सुपर पावर्स की। अभी मैंने आपको देखो टर्म बताई ना, क्या है 2 सुपर पावर, जल्दी बोलो। हाँ, और यूएसएसआर की फुल फॉर्म भी बता दो मुझे जरा। वेरी गुड, ठीक है। और उसका दूसरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, सोवियत यूनियन। तो ये सेंट्रल पार्ट है कोल्ड वॉर का। मतलब कह रहा है कि कोल्ड वॉर अगर हमें डिस्कस करना है तो इन 2 सुपर पावर्स की लड़ाई झगड़ा ये देखना पड़ेगा ऐसे। हम लोग यहाँ पर एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर को ट्रैक करेंगे। एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है, देखो यहां पर समझो, एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है, आएगा वैसे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है, कि कोल्ड वॉर की जो लड़ाई थी ना, वो ऐसे बटी हुई थी कशिश, कि एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ यूएसए। लेकिन ना इनकी कंट्री में, ना इनकी कंट्री में वो लड़ाई सामने से देखने को मिल रही है। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको आगे बढ़ने से पहले, देखो कभी ये दोनों ना, मैंने क्या बताया, आपस में सामने नहीं आए लड़ने, कि एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें छोड़ दी हो, एक दूसरे का प्लेन कैप्चर कर लिया हो, एक दूसरे के ऊपर रॉकेट छोड़ दी हो, कभी भी नहीं ऐसा। कि उसके इसके जो सोल्जर है, मान लो ये आर्मी वाला है, इसका यूएसएसआर का यूएसए की टेरिटरी में घुस गया हो,
और यूएसए का आर्मी वाला यूएसएसआर की टेरिटरी में घुस गया, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। तो आप कहोगे ये जो हम लाइन बोल रहे हैं कोल्ड वॉर, तो ये वॉर कैसे हुआ? यही तो मजा है, ये वॉर है ही नहीं। नाम देखो, इसका इनिशियल नाम देखो, वॉर को हटाओ, कोल्ड वॉर, ठंडा। हिंदी में अगर आप इसकी एनसीईआरटी देखोगे ना, तो वहां आई थिंक ये लिखा रहता है शीत युद्ध, ठंडा युद्ध। यहां पर क्या मतलब है कशिश, ये थोड़ा सा अटपटी सी बात आपको लग सकती है, कभी आपस में लड़ने सामने आए ही नहीं, सिर्फ बातूनी वॉर, एक दूसरे को नीचा दिखाने का वॉर चल रहा है। ठीक है, हरकतें दोनों ऐसी कर रहे हैं कि सामने वाली पावर वीक लगे। और इनको करना क्या है, करना क्या है, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड में इस टाइम पर, कोल्ड वॉर के टाइम पर कितनी सुपर पावर्स हैं? दो। तो दो सुपर पावर्स वाली दुनिया को हम लोग बोलेंगे इस चैप्टर के अंदर, देखना, बाय पोलर वर्ल्ड। बायपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो एग्जाम के अंदर, अ वर्ल्ड इन विच, या वर्ल्ड विच इज रूल्ड बाय टू सुपर पावर्स या टू पावर ब्लॉक्स, और ब्रैकेट में लिख देना यूएसए एंड यूएसएसआर। सच दुनिया, सच वर्ल्ड इज नोन एज बायपोलर वर्ल्ड। यहां पर दोनों की पता है कोशिश क्या है इस चैप्टर के अंदर, कोल्ड वॉर क्यों चल रहा है, दोनों के बीच में एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश या ह्यूमिलेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये बाय, बाय का मतलब टू होता है, ये बाय से वर्ल्ड को यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहे हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड कैसा होगा? जिसमें एक सुपर पावर होगा, एक। हम देखेंगे थर्ड चैप्टर तक आते आते कि जीतेगा कौन, ये लड़ाई कभी तो खत्म होगी ना, लेकिन जीतेगा कौन? तो जो जीतेगा ना, उसको पता है क्या कहा जाएगा थर्ड चैप्टर के अंदर? एक टर्म सुन लो, दुनिया आप समझ गए ना, पहले चैप्टर के अंदर क्या बता रही है, बायपोलर वर्ल्ड है। सेकंड चैप्टर के अंदर डिसाइड होगा कि यूनिपोलर वर्ल्ड कौन बनाएगा, मतलब एक इनमें से कौन जीतेगा, कौन साबित हो जाएगा कि दो सुपर पावर नहीं, दो सुपर पावर में से सबसे मेन सुपर पावर कौन सी है, नंबर वन पे कौन सी है, प्रायोरिटी पे कौन सी है, जो दूसरे को हराने की दम रखती है। और जब जो एक रिजल्ट जब हमारे सामने आएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे, जो जीतेगा ना, उसको हम लोग टर्म देंगे, दैट सुपर पावर विल बी हेजीमन। और जो वर्ल्ड में फिर जो वो करेगा, सारी कंट्रीज को वही करना पड़ेगा, उस रूल को कहेंगे हेजीमन, उस पावर को कहेंगे। बस इसके आगे आप ना वाई लगा दो, तो ये बन जाएगा हेजीमनी पावर, हेजीमनी पावर। देखेंगे इन दोनों में से कौन बनता है, कहानी को जारी रखेंगे, डोंट वरी। हाँ, मैं आपको एक बात और बता रहा था, एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब समझा रहा था मैं आपको शॉर्ट में। वैसे तो हमारा टॉपिक है इस चीज चैप्टर के अंदर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले से ही चीज़ें ना आपको पता हो, ताकि आप चैप्टर जब आप समुद्र में कूदो तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता हो उसकी गहराई का। एरेनास का मतलब ये है कशिश, ये दोनों मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे। यूएसएसआर अपना ग्रुप बनाएगा, यूएसए अपना ग्रुप बनाएगा। एक मिनट, आपको हेजीमनी वाली बात समझ में आ गई? मैं मिटा सकता हूं उसे, ठीक है। ये अपना ग्रुप बनाएगा, ये अपना ग्रुप बनाएगा। यूएसएसआर जो अपना ग्रुप बनाएगा, उसको हम लोग कहते हैं, अगर आपको नाम याद हो थोड़ा बहुत हमारी यूपीएससी वाली क्लास से, वॉर्सो पैक्ट, याद है? और ये बनाएगा तीन ग्रुप, नेटो, सीएटो और सेंटो। वॉर्सो पैक्ट बनेगा, जस्ट कीप द डेट वेरी इंटैक्ट, इसको याद रख लो, अभी सही लिख लो कहीं साइड में, 1955। नेटो बनेगा 1949 में। बोर्ड में यही दो क्वेश्चंस आते हैं, सीएटो और सेंटो के बारे में कुछ नहीं आता है। फुल फॉर्म पे बात कर लेते हैं हम लोग। नेटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ नॉर्थ एटलांटिक नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीएटो की फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो की फुल फॉर्म होती है, सेंटो में सीईएन एक कॉमन होता है, इसको सीईएन का मैंने उठाया, देखना सीईएन हो गया, सेंट्रल, और टी और ओ को अलग कर दो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
वॉर्सो पैट की कोई फुल फॉर्म नहीं है, वॉर्सो तो पूरा पूरा नाम पे सही है। बात समझ में आई? बताओ। ठीक है आगे। ये है इसका। तो अब ये ग्रुप बनाने का मतलब क्या है? ये यूएसए ये चाहेगा वर्ल्ड की ए कंट्री, बी कंट्री, सी कंट्री, डी कंट्री ये इसको ज्वाइन करें, कि वो कहें कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जिनको हम लोग कहेंगे सुपर पावर तो ये दोनों है ना, तो बाकी जो इनको ज्वाइन करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्मॉल पावर्स। स्मॉल पावर्स। और ऐसे ही यूएसए भी कोशिश करेगा कि एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, मतलब फलाना डिग्मा कोई भी कंट्री, जैसे पाकिस्तान इसका ना आई थिंक सेंटो का पार्ट था, ठीक है, और यहाँ पर फ्रांस इसका पार्ट था, ब्रिटेन इसका पार्ट था, मतलब मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी करके, तो वो जो इसको ज्वाइन करेंगे वो इसकी हो जाएंगी स्मॉल पावर्स। बन गया ग्रुप की नहीं बन गया? तो एरेनस ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? सामने तो आपस में कभी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मान लो कि फ्रांस अगर वॉर्सो पैक्ट का मेंबर है और पाकिस्तान अगर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई चल रही है तो इसका मतलब पाकिस्तान को आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है यूएसए और फ्रांस को आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है यूएसएसआर। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। और मजेदार बात बताओ एक, ये भिड़प तो आज भी रेडी है। एट मूवमेंट जब हम बात कर रहे हैं, नहीं चल रहा यूक्रेन का वॉर, बताओ। नेटो नहीं है उसके अंदर इन्वॉल्व, रशिया नहीं है उसके अंदर इन्वॉल्व, यूएसए नहीं है क्या उसके अंदर इन्वॉल्व? बिल्कुल है। और आज के टाइम में मेन मजेदार बात तो आपने मुझसे पूछी ही नहीं, आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि आज के टाइम में यूएसएसआर मुझे देखने को ही नहीं मिलता है कहाँ ये? तो यूएसएसआर का आज के टाइम में नाम हो गया है रशिया। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं रशिया टर्म ना जानबूझ के अभी की क्लासेस में मैंने अवॉइड करा, मैं चाहता तो इमीडिएटली बता सकता था। रशिया ना, जब तक थर्ड चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ना आए ना, और थर्ड चैप्टर के बाद, तब तक रशिया वर्ड यूज मत करना। सेकंड चैप्टर के एंडिंग में, थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में वर्ड आएगा रशिया, ये रशिया टर्म यूज ही नहीं होता था वर्ड दुनिया के अंदर 1991 तक। वो तो जब यूएसएसआर टूटा है ना, तो उसमें से 15 कंट्रीज निकल कर आई हैं, उनमें से एक कंट्री निकल कर आई रशिया। बहुत सारी कंट्रीज थे, आपने नाम सुने होंगे, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, चेकोस्लोवाकिया, मॉन्टीनीग्रो, सर्बिया, यूगोस्लाविया, क्या कहते हैं, हर्जिना, क्या कहते हैं, हर्जिगोविना, ये सारी कंट्रीज थी। डोंट वरी, आप कंफ्यूज मत हो कि आप कहोगे यार ये कौन सी कंट्रीज है, तो नाम ही नहीं सुने मैंने। बिल्कुल नहीं सुने होंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे करके, सब प्रैक्टिस में आ जाएगा। पहली बार हम जब कोई चीज़ करते हैं तो लगता है, लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आपने देख लिया अरेनास ऑफ कोल्ड वॉर मतलब क्या है? अरेनास का मतलब यहाँ पर ये है कि वो कोशिश करेंगे कि वो हम कुछ कंट्रीज हमारा पार्ट बन जाए, कि ये एबीसी हमें ज्वाइन कर लें, एक्स वाई जेड हमें ज्वाइन कर लें, और इनको कहेंगे इस केस में भी स्मॉल पावर्स, इस केस में भी स्मॉल पावर्स। बताओ, कुछ टफ लगा, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर डाउट हो छोटा मोटा भी, धीरे धीरे करके सब क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा ही, मतलब कुछ ज़्यादा ही करवा दिया वैसे तो मैंने कवर, लेकिन अब आपको फैट आंसर राइटिंग वगैरह इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्वेल्थ ना, एक बात मैं आपको बता दूं, 11th क्लास जैसी थी ना, साइकोलॉजी वगैरह जैसे बोरिंग थी या पॉलिटिकल थ्योरी थी, ट्वेल्थ ना, ट्वेल्थ जितनी आप मेहनत करते हो ना, या जितनी कोई भी मेहनत करता है, आप कोई भी जो मतलब मेरे को सुन रहा है, या आप अगर बैठे हो यहाँ पर, 80% ज़्यादा ईजी है ट्वेल्थ। क्योंकि पेपर और कोर्स पूरे इंडिया के लेवल के हिसाब से बना है। 11 तक क्या होता है कि आपका स्कूल पर्सनल लेवल पर डिसाइड करता है आपका कोर्स, ठीक है। ट्वेल्थ बहुत ईजी होती है अच्छे से पढ़ने वालों के लिए। लास्ट के टाइम पर मत खींचने की कोशिश मत करना अपने आप को कि मैं लास्ट के टाइम में पढ़ लूंगी, वो नहीं हो पाएगा कभी। हम्म, ठीक है। तो मैं आज की क्लास यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ कशिश। एक बैकग्राउंड बनाने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी, वरना अब जो हम स्टार्ट करेंगे ना, वो रियल कोल्ड वॉर में एक सिचुएशन आएगी, एक इवेंट आएगा जिसका नाम होगा, एक मिनट होगा, जिसका नाम होगा, ये देखो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यहाँ से हम अपनी स्टोरी कल स्टार्ट कर लेंगे, बस। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है वैसे, और बहुत सारी बातें मैंने आपको क्लियर कवर करवा दी हैं। जैसे अब आपको देखो, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, यूएसएसआर, यूएसए, इवन आप यहाँ पर देखो, ये देखो, ये देखो, ये कोई पढ़कर नहीं जाता कशिश, देखो कहाँ गया,
यहाँ पर साइड में वो होता है, उसका नाम लिटिल बॉय और फैटमैन का ना नाम होता है। इसी में है चैप्टर में, मिल नहीं रहा, ऊपर का ही होगा, मिल जाएगा, डोंट वरी। ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना यार, ये कोई पढ़कर नहीं जाते, इग्नोर कर देता कशिश। और एक दो नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो यही से बन जाते हैं। जैसे मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि ये क्या है, और ये रीस्टैक की बिल्डिंग क्या है, ये कहाँ से, ये नाम क्या है, ये बैटल ऑफ आयो जीमा क्या है ये, ठीक है, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा ये। और यहाँ पर ये क्यों लिख रखा है कि अमेरिकन, ये देखो ऊपर फोटो देखो, यहाँ देखो, ये अमेरिकन सोल्जर्स हैं, ये वाले, ये अमेरिकन सोल्जर्स की फोटो है। ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं, किस किस बात को सिंबलाइज कर रहा है ये रशियन, ये ये रशियन सोल्जर्स हैं, ये वाला, ये फ्लैग रशिया का है, ये मतलब रशिया नहीं कहना चाहिए मुझे, यूएसएसआर। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कौन सा सीन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ये यहाँ पर सीन लगाया क्यों क्या है, सारी बातें पढ़ा दूंगा मैं सारी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप बस जो मैं करवाते जा रहा हूँ कवर करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। बताओ, डन? ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम कल स्टार्ट करते हैं। जितना आपने लिखा है उसको बार बार रिवाइज कर लेना, बार बार, ठीक है। आप क्योंकि एज में हो सबसे ज्यादा, एज इन द सेंस कि अभी आपकी एक 5 दिन पहले ट्वेल्थ खत्म, 11th खत्म हुई है, आपने ट्वेल्थ स्टार्ट कर दी है, उसी एज के साथ जल्दी खत्म भी कर लेना अपने कोर्स को, और अक्टूबर के बाद मजे करते रहना, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर